नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। ये बाल मनोविज्ञान का छठा भाग है। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में, विकास क्या है और विकास वृद्धि में अंतर को हम समझ चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो विकास के सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करते हैं निरंतरता के सिद्धांत की। अब देखिए, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है। ये सिद्धांत कहता है कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये आजीवन चलती रहती है, जैसे गर्भाधान से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये सिद्धांत एक तरह से हम पहले भी बात कर चुके हैं। और एक बात और हम आपको बता दें कि अभी हम जितने भी ये जो विकास के सिद्धांत हैं, ये कोई बहुत अलग से कहीं कॉन्सेप्ट नहीं दे दिया गया है, बल्कि ये वही सारी चीज़ें हैं जो विकास के दौरान घटित होती हैं, या विकास कैसे होता है, ये सिद्धांत उन्हीं चीज़ों को बताते हैं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा। तो निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि ये विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से मृत्यु तक चलती है। बहुत ही सिंपल है। अब बात करते हैं अगले सिद्धांत की। तो दूसरा सिद्धांत है समान प्रतिमान या विकास क्रम का सिद्धांत। समान प्रतिमान या विकास क्रम का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है। ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी प्राणी, वो चाहे जहाँ का भी हो, चाहे जिस पृष्ठभूमि का हो, चाहे जिस संस्कृति का हो, चाहे जिस पर्यावरण का हो, या चाहे जिस भी समाज का हो, वो विकास का एक निश्चित पैटर्न फॉलो करेगा। वो एक समान प्रक्रिया व एक क्रम का अनुसरण करेगा। मतलब जैसे बच्चे का जब जन्म होना होता है तो पहले भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर सर से फिर निचले अंग बनते हैं, है ना। उसके बाद जब हम बात करते हैं फंक्शनल एक्टिविटीज़ की, तो उसमें क्या होता है, बच्चा पहले बैठना शुरू करता है, फिर खड़ा होता है और फिर चलना स्टार्ट करता है। अब ये जो पैटर्न है ये हर जगह फॉलो होगा। यही पैटर्न हर जगह फॉलो होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा किसी दूसरे संस्कृति या किसी दूसरे इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है तो पैदा होते ही चलने लगेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि वो एक निश्चित एक स्पेसिफिक पैटर्न ही फॉलो करेगा। उसी का अनुसरण करते हुए विकास होगा या विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि समान प्रतिमान या विकास के क्रम का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक प्राणी, चाहे वह जिस पृष्ठभूमि का हो, चाहे जिस संस्कृति का हो, चाहे जिस भी पर्यावरण का हो, या चाहे जिस समाज से हो, विकास की एक समान प्रक्रिया व क्रम का अनुसरण करेगा। एग्जाम्पल भी हमने आपको बता ही दिया कि जैसे पहले बच्चा बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा। अब हम बात करते हैं विकास के अगले सिद्धांत की, जो कि है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है। देखिए, ये सिद्धांत कहता है कि विकास के सभी पहलू, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सारे पहलू आपस में संबंधित होते हैं, और कोई एक भी प्रभावित होता है तो दूसरा भी तुरंत प्रभावित हो जाता है। जैसे विकास, अब विकास के परिप्रेक्ष्य में आपको हम एक उदाहरण देते हुए बताएं कि अगर जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो विकलांग है, तो फिर अब आगे चल के क्या होगा। अब विकलांग है, ये शारीरिक क्षति है उसकी, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट उसके मानसिक पहलू पर भी पड़ेगा। उसकी मानसिकता प्रभावित होगी, जिसके कारण उसमें हो सकता है संवेगात्मक क्षति भी हो, वो सामयिक रूप से भी प्रॉब्लम महसूस करे, और जिसका रिजल्ट ये होगा या हो सकता है कि उसे सोशल कम्युनिकेशन या सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया में भी समस्या उत्पन्न हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपस में परस्पर संबंधित हैं। जैसे मान लीजिए किसी का आईक्यू लेवल कम है, तो तब भी देखिए उसका सामाजिक अंतःक्रिया वो प्रभावित होगा, उसके दैनिक जीवन के जो कार्य हैं वो प्रभावित होंगे, वो चीज़ों को सीख नहीं पाएगा, जिससे उसका जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो काफ़ी हद तक या बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। अब फिर अगले सिद्धांत की बात करते हैं, जो कि है एकीकरण का सिद्धांत। अब देखिए, एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि शरीर के विभिन्न पहलू आपस में एक साथ मिलकर काम करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो अपने शारीरिक और मानसिक पहलुओं का एक साथ प्रयोग करता है। विकास के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हमने पहले बात की, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो
विकास में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो विभिन्न शारीरिक और मानसिक पहलुओं का या इन सभी एस्पेक्ट्स का, इन सभी पहलुओं का एक साथ प्रयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी बच्चे को साइकिल सीखना है, तो साइकिल सीखने के लिए क्या, पहले बात तो उसको शारीरिक परिपक्वता उसमें होनी चाहिए, और फिर अपने शारीरिक गतिविधियों का भी तो इस्तेमाल करेगा, तभी तो साइकिल सीख पाएगा ना। तो शारीरिक गतिविधियों का इस्तेमाल करेगा और साथ ही साथ वो अपने मानसिक प्रक्रियाओं का भी इस्तेमाल करेगा साइकिल सीखने में। तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया, या फिर जब कोई किसी समस्या का समाधान ही कर रहा होता है बच्चा, उस वक्त भी क्या होता है, वो सभी शारीरिक मानसिक पहलुओं का प्रयोग एक साथ करके उस समस्या का समाधान करता है। या कोई चीज़ सीखता है तो इन सब का एक साथ प्रयोग करके किसी चीज़ को सीखता है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो विकास है या सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत, तो ये सिद्धांत कहता है कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करता है। जैसे देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, इन्फेंसी या शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा प्रतिवर्ती क्रियाएं बहुत अधिक करता है। जैसे अगर उसे आवाज़ दे दें हम, तो वो पूरी बॉडी से रिएक्ट करता है, या कोई स्टिमुलस या फिर कोई उद्दीपक उसके सामने जब आता है, जैसे कोई आवाज़ हुआ, जैसे बच्चे को स्पर्श करना, तो ऐसे में क्या करता है, वो पूरी बॉडी से रिएक्ट करता है ना। तो इसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, कि जो बच्चा वो अपने आप हो जाती हैं, और बच्चा पहली बात तो अवेयर नहीं होता है कि किन चीज़ों के प्रति हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए। जैसे अभी उदाहरण ले लें कि अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग में पेन देते हैं, तो पेन क्या करेगा, अपने पूरे हथेलियों से पकड़ेगा। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, सीखेगा चीज़ों को, फिर क्या होगा कि बच्चा हथेलियों से क्या होगा, उसको उंगलियों से पकड़ना स्टार्ट कर देगा, उंगलियों के सहारे उसको पकड़ेगा और फिर लिखना स्टार्ट कर देगा। तो लिखना क्या है, ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया क्या हुआ, आप हाथ से एक पेन को पकड़ लें, अपने हथेलियों से या अपने पंजे से पेन को पकड़ लें, सामान्य प्रक्रिया है। फिर उसको फिर उंगलियों से पकड़ना और उसके बाद लिखना, ये क्या है, ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो इस तरीके से जो विकास है या विकास का सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का सिद्धांत ये बताता है कि बच्चा विकास के दौरान सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करता है। अब देखिए, अगला सिद्धांत है विकास की गति का सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, देखिए, विकास की गति का सिद्धांत, ये सिद्धांत बताता है कि जो विकास की गति होती है इसमें एकरूपता नहीं होती है, बल्कि ये घटते बढ़ते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए क्या होता है, बच्चा पहले जब ये शैशवावस्था है, एक कर्व बना रहे हैं आप देखिएगा, शैशवावस्था, फिर ये बाल्यावस्था का है, फिर ये किशोरावस्था का है, फिर ये प्रौढ़ावस्था का है। अब देखिए, शैशवावस्था में जो होता है विकास, वो सबसे तेज होता है। इसमें क्या होता है, विकास सबसे तेज होता है शैशवावस्था में। उसके बाद आता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में विकास थोड़ा सा धीरे हो जाता है। उसके बाद बात आती है किशोरावस्था की, किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाता है विकास, डेवलपमेंट जो है फिर से तेज हो जाता है। और उसके बाद जब प्रौढ़ावस्था आती है तो उसमें फिर से धीरे हो जाता है, और धीरे धीरे क्या करता है, विकास एक सीधी रेखा में होता चला जाता है। पूरी तरीके से सीधा नहीं होता है, बट विकास ग्रोथ तो होता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल जो ग्रोथ होता है या फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और उसमें क्षति होने लगती है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो विकास की गति है शैशवावस्था में सबसे तेज होती है। याद रखिएगा, विकास की गति शैशवावस्था में सबसे तेज होती है। उसके बाद बाल्यावस्था में थोड़ी धीरे हो जाती है, फिर किशोरावस्था में एक बार फिर से तेज होती है, और प्रौढ़ावस्था में फिर धीरे हो जाती है। उसके बाद अब अगले सिद्धांत की बात करते हैं, जो कि है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत बताता है कि बच्चे का विकास किस दिशा में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दो दिशाएं बताई गई हैं, विकास की दो दिशाएं बताई गई हैं। पहला है मस्तकोद्मुखी, मस्तकोद्मुखी, ये मस्तकोद्मुखी होगा, मस्तकोद्मुखी, यानी कि इसका मतलब होता है सिर से पैर की ओर, मस्तक
है ना। मस्तक आप ऐसे ले सकते हैं, मस्तक मतलब सिर से पैर की तरफ। पहले बच्चा क्या करता है, उसका सिर का विकास होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि क्या होता है, पहले बच्चा भ्रूण, फिर के बाद सिर बनता है, सिर के बाद फिर उसके निचले अंग बनते हैं। तो उसी तरीके से पहले बच्चे का सिर होगा, सिर का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद फिर बच्चे का पैर का डेवलपमेंट होगा। और फिर दूसरा आता है समीपो दूरस्थ। समीपो दूरस्थ या निकट दूर या केंद्र से परिधि की ओर। विकास की दिशा की बात कर रहे हैं। पहला था मस्तकोद्मुखी, फिर दूसरा है आपका समीपो दूरस्थ, निकट दूर, केंद्र से परिधि की ओर। जैसे पहले क्या होता है, पहले हृदय की तरफ होगा, उसके बाद फिर हाथों की तरफ बढ़ेगा। एक आपको हम एक फिगर के माध्यम से इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये ले लीजिए, है ना। जो आपका वो मस्तकोद्मुखी होगा वो क्या होगा, सिर से पैर की ओर आएगा। जो मस्तकोद्मुखी होगा वो सिर से पैर की ओर आएगा। और जो आपका समीपो दूरस्थ या निकट दूर या केंद्र से परिधि की ओर होगा, या जिसको इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, वो कहाँ से होगा, वो सेंटर से, यानी कि हार्ट से हैंड की तरफ कह सकते हैं आप, हार्ट टू हैंड, दिल से हाथ की तरफ ऐसे, है ना, केंद्र से परिधि की ओर। तो इस तरीके से कुछ विकास होता है। तो विकास की दिशा में दो चीज़ें बताई जाती हैं, मस्तकोद्मुखी और समीपो दूरस्थ, या फिर निकट दूर या केंद्र से परिधि की ओर। अब अगला सिद्धांत आता है विकास के आकार का सिद्धांत। विकास के आकार का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है, देखिए ये सिद्धांत कहता है कि जो विकास का आकार है वो रेखीय नहीं होता है। विकास का आकार रेखीय नहीं होता है, बल्कि सर्पिलाकार होता है। कुछ इस तरीके से स्पाइरल होता है, इस तरीके से होता है। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है। देखिए, इसको हम समझ सकते हैं ऐसे कि जो व्यक्ति होता है वो एक विशेष अवधि के दौरान उन्नति करता है, आगे बढ़ता है ना। लेकिन अपने अंदर हुए विकास को, अपने अंदर हुए डेवलपमेंट को और मजबूत करने के लिए वो कुछ देर के लिए रुकता है और आंशिक रूप से थोड़ा सा पीछे आता है और एक सर्पिलाकार स्पाइरल शेप लेते हुए फिर आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से देखा जाता है कि जो विकास होता है वो सदैव चक्रीय स्पाइरल होता है या सर्पिलाकार होता है, ना कि रेखीय। अब इसको और अच्छे से समझा जा सकता है। देखिए, जैसे कि अब यहाँ से व्यक्ति का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, कुछ आगे बढ़ा, विकास यहाँ तक हुआ, उसके बाद फिर क्या करता है, यहाँ से रुक जाता है। उसके बाद कॉन्सोलिडेट या फिर मजबूती देने के लिए थोड़ा सा पीछे आता है, उसके बाद फिर पीछे आया, फिर आगे बढ़ा। जैसे एक और दैनिक जीवन में हम लोग दैनिक जीवन का एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमको घर से निकलना है तो क्या होता है, हम तैयार होते हैं, अच्छे तैयार हो गए, तैयार होकर हम घर से निकलने वाली, ये चौखट है, ये क्या है, चौखट है। हम चौखट पे पहुँचे, लेकिन मन में आया नहीं, पता नहीं सही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो क्या हुआ, फिर हम वापस घर में आए और हमने आईना देखा, आईना देखा, उसके बाद फिर से आगे बढ़े। उसके बाद हम लोग के आगे की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन घर से निकलने की प्रक्रिया के दौरान हमने क्या किया, यहाँ से दरवाजे तक गए, उसके बाद वापस थोड़ा सा आए, फिर मिरर देखा, उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो कुछ इसी तरीके से डेवलपमेंट होता है कि जो व्यक्ति में जो विकास होता है उसको मजबूती देने के लिए व्यक्ति आंशिक रूप से थोड़ा सा पीछे आता है और चक्रीय रूप लेते हुए फिर से आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से जो विकास का आकार होता है वो स्पाइरल होता है, स्पाइरल होता है या सर्पिलाकार या फिर चक्रीय कह सकते हैं इसको, ये चक्रीय होता है। अब विकास के सिद्धांत में अगला सिद्धांत आता है अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत। अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है। ये सिद्धांत यही कहता है कि परिपक्वता के बिना अधिगम संभव नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई बच्चा है, वो साइकिल चलाना सीखना चाहता है, लेकिन जब तक वो पेशीय रूप से परिपक्व नहीं होगा, या कह सकते हैं वो मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होगा, तब तक वो साइकिल नहीं सीख सकता है।
क्योंकि जब पेशियाँ उसके जब मसल्स स्ट्रांग नहीं होंगे, वो परिपक्व या मैच्योर नहीं होंगे, तब तक बच्चा सही से खड़ा नहीं हो पाएगा। और अगर मान लीजिए वो खड़ा हो जाता है, शारीरिक रूप से परिपक्व है, बट वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है, तो वो ना बैलेंस बना पाएगा, ना उसको सीखने के लिए अग्रसर हो पाएगा। तो इस तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि जो अधिगम है वो परिपक्वता के बिना नहीं हो सकता है। अब आता है विकास का पूर्वानुमान का सिद्धांत। देखिए, पूर्वानुमान का सिद्धांत कहता है कि बच्चे के वर्तमान विकास के आधार पर उसके भविष्य की विकासात्मक स्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब जो बच्चे का वर्तमान विकास है, उसको देखकर, उसका आकलन करके हमें भविष्यवाणी कर सकते हैं, या ऐसी भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चे का आने वाला भविष्य कैसा होगा, या वो अपने भविष्य में कैसे परफॉर्म करेगा, अपने समाज के साथ कैसे अंतःक्रिया करेगा, या फिर अपने पर्यावरण के साथ कैसे समायोजन स्थापित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई प्रतिभाशाली बालक है, आज जो उसका डेवलपमेंट का स्टेटस है, या जो हमने उसके डेवलपमेंट को देखते हुए ये पाया कि अगर वो प्रतिभाशाली है, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि इस बच्चे को आगे भी बढ़िया अगर इन्वायरमेंट दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म करेगा और समाज के साथ एक बहुत अच्छा तालमेल बिठा कर रखेगा, अपने पर्यावरण के साथ एक बहुत प्रभावी समायोजन स्थापित करेगा और बहुत तरक्की करेगा। तो इस तरीके के अनुमान लगाए जा सकते हैं। तो स्पष्ट है कि पूर्वानुमान का सिद्धांत कहता है कि बच्चे के वर्तमान विकास के आधार पर उसके भविष्य की विकासात्मक स्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है, उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब अगला आता है प्रारंभिक विकास के महत्व का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक विकास के महत्व का सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत कहता है कि विकास के दौरान, खासकर बच्चे के प्रारंभिक विकास के दौरान प्राप्त अनुभव उस पर एक गहरी छाप छोड़ते हैं। जैसे बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में, तो इस दौरान उसके साथ जो कुछ भी घटित होता है, या जो कुछ भी वो अनुभव इन अवस्थाओं के दौरान प्राप्त करता है, उसका उसके व्यक्तित्व पर बहुत लंबे समय तक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बच्चे के विकास को प्रभावित भी करती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं, उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं इन कहानियों का भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके व्यक्तित्व पर पड़ता है। और एक दूसरा उदाहरण ले लें कि बच्चों के साथ यदि ऐसी बाल्यावस्था में उनके साथ यदि शारीरिक शोषण होता है या उनको टॉर्चर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं ख़राब डेवलपमेंट होगा और आगे चल के उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उन्हें याद ना हो, बट इस दौरान घटित घटनाओं का उनके व्यक्तित्व पर बहुत गहरी छाप रहेगी। देखिए, फ्रायड ने भी अपने सिद्धांत में बताया है कि जो अचेतन मन होता है वो हमेशा व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता रहता है। तो ये अचेतन मन कहाँ से बनता है? कहीं ना कहीं उसमें ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी बचपन की इन्फॉर्मेशन है, जो टॉर्चर किया गया बच्चे के साथ, जो उसका शोषण किया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अचेतन अनकॉन्शियस माइंड में सेव रहती हैं। और फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे याद तो नहीं होती है सारी इन्फॉर्मेशन कि उसके साथ क्या क्या हुआ, बट ये उसके व्यक्तित्व को, उसके व्यवहार को बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं। अब देखिए, अगला सिद्धांत आता है और आखिरी सिद्धांत है व्यक्तिक विभिन्नता या वंशानुक्रम। देखिए, मिसप्रिंट हो गया है, वंशानुक्रम व पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का सिद्धांत होगा। यहाँ पे व्यक्तिक विभिन्नता या वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का सिद्धांत। पहले जान लेते कि वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पूर्वजों या माता पिता के गुण संतानों तक पहुँचते हैं। जो कुछ भी हमारे एंसेस्टर या पूर्वज, जो हमारे माता पिता की जो क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर, वो सारी क्या होती हैं, बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं वंशानुक्रम या हेरिडिटी। और जो आपका पर्यावरण होता है, पर्यावरण जो हमारे चारों ओर होता है,
तो देखिए, जो वंशानुक्रम होता है वो बच्चे को एक दायरा दे देता है, या किसी इंसान को, व्यक्ति को एक दायरा दे देता है। जैसे वंशानुक्रम निश्चित कर देता है कि उसकी हाइट कितनी होगी, उसका आईक्यू लेवल कितना होगा, उसका ईक्यू यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशेंट कितना होगा, कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें उसे हेरिडिटी से मिल जाती हैं या वंशानुक्रम से मिल जाती हैं। फिर वो क्या करता है, वो एक एक दायरा निश्चित कर देता है। यह आपका हेरिडिटी ने एक दायरा निश्चित कर दिया। अब जो आपका पर्यावरण होगा वो उसी दायरे में रहकर व्यक्ति के क्वालिटीज़ को और बढ़ाएगा जितना भी ले जा पाएगा, लेकिन इस दायरे को क्रॉस नहीं कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की हाइट निश्चित हो गई, उसकी जो लंबाई है वो निश्चित हो गई, तो कहीं ना कहीं वो लंबाई तो घटा बढ़ा नहीं सकता है, बट उसी के अकॉर्डिंग अपने को ढाल सकता है, समाज में, अपने पर्यावरण में अपने को समायोजित कर सकता है। तो इस तरीके से वंशानुक्रम व पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया व्यक्तिक विभिन्नता के लिए उत्तरदायी होती है। समझ गया ना। देखिए, जो अब हर इंसान का वंशानुक्रम अलग होगा, माता पिता से जो उसे क्वालिटीज़ मिलेंगे, यहाँ तक कि स्टडीज़ भी बताती हैं कि जो भाई भाई होते हैं या जुड़वा होते हैं उनमें भी पूरी पूरी क्वालिटीज़ मैच नहीं कर पाती हैं। तो क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं दूसरे दूसरे बच्चों में। तो इस तरीके से एक कारण तो होगा उसका जेनेटिक मटेरियल, और दूसरी चीज़ होगा उसका इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट भी सबके लिए सेम नहीं हो पाता है। जैसे एक घर में दो बच्चे हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो बच्चे तो एक ही घर के हैं, बट जो बड़ा वाला होगा उस पर क्या होगा, परिवार ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। फिर जो छोटा बच्चा होगा उस पर कहीं ना कहीं कम फोकस होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे जैसे बच्चों का जन्म होता है, जैसे 3-4 हो गए, तो जो सबसे छोटा होगा उस पर और कम फोकस हो जाएगा, थोड़ी सी केयरलेसनेस भी आ जाएगी गार्जियन के अंतर्गत अंतर। तो ऐसे में विकास प्रभावित होता है, और जिसके कारण व्यक्तिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो व्यक्तिक विभिन्नता का जो प्रमुख कारण होता है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया ही होती है। अब देखिए, वंशानुक्रम स्थायी होता है, वंशानुक्रम स्थायी होता है क्योंकि अभी माता पिता से जो गुण मिल गए वो चेंज नहीं होने वाले हैं, तथा विकास की एक सीमा निर्धारित कर देता है। वंशानुक्रम स्थायी होता है और विकास की एक निश्चित सीमा निर्धारित कर देता है। देखिए, जैसे हमने बताया नहीं कि निश्चित सीमा निर्धारित कर देता है एक, और जबकि वातावरण उस सीमा के भीतर विकास के विभिन्न अवसर प्रदान करता है। जैसे उसको उसको जो आईक्यू लेवल मिल गया, उसको जो हाइट मिल गई, उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस उसको मिल गया, सांवेगिक बुद्धि जो उसको मिल गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उसको वंशानुक्रम के माध्यम से मिली, उनका उपयोग करके वातावरण उसको विकसित करेगा, उस क्वालिटीज़ को और डेवलप करेगा। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि जो वंशानुक्रम होता है और जो पर्यावरण के होता है उनके बीच की जो अंतःक्रिया होती है उससे व्यक्तिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि पर्यावरण बच्चे के विकास को गर्भावस्था से प्रभावित करने लगता है। ऐसा नहीं कि बच्चा जब दुनिया में आया, जब उसका जन्म हो गया तब से प्रभावित कर रहा है, बल्कि जब वो गर्भ में होता है बच्चा, तभी से इन्वायरमेंट या पर्यावरण उसके विकास को प्रभावित करने लगता है। जैसे माँ के द्वारा सेवन की जाने वाली सामग्री, जो दवा ले रही है माँ, जो भोजन कर रही है, या स्मोकिंग या धूम्रपान या अल्कोहल का सेवन कर रही है, उसका तनाव स्तर कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसके, ये सारी चीज़ें पर्यावरण से ही आती है ना। जैसे उसका दवा हो गया, धूम्रपान हो गया, तनाव का स्तर हो गया, ये सब, शोर हो गया, है ना, लाउड कितना है उसके चारों तरफ, इन्वायरमेंट कैसा है। तो कहीं ना कहीं जो माँ का जो माइंडसेट होगा, जो माँ का जो मानसिक स्तर होगा, जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगी। और जब गर्भ में बच्चे का विकास एक बढ़िया तरीके से होगा, तो फिर जन्म के बाद बच्चे का विकास और उतनी ही तेज़ी से और उतनी ही बढ़िया से होगा। लेकिन यदि कहीं बच्चे का विकास गर्भ में प्रभावित हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये उसके जन्म के बाद के विकास को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि वंशानुक्रम व पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण व्यक्तिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं,
और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों, वंशानुक्रम और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। उम्मीद है आप सभी को आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।